पार्टी स्वागत है आप सभी लोगों का। बच्चा पार्टी आज हम लोग बात कर रहे हैं सीबीएसई के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स का 7th चैप्टर। नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो बात कर रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लोगों ने जितना कुछ भी अभी तक पढ़ा है 9th तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसी का ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। दिस इज वन ऑफ अ वेरी इजी चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं बोर्ड्स में, तो आप ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है। पहला और सबसे छोटी बात, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इसको एब्सिसा बोलते हैं, तो आप इसको याद रखिए, ठीक है। और वाई को अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो आपको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन दोनों को भी याद रखना है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, ड्राइंग को थोड़ा आप इग्नोर ही करें तो अच्छा है। ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, तो ये माइनस एक्स एक्सिस है। ये प्लस वाई एक्सिस है, तो ये माइनस वाई एक्सिस है। ये हमें पता है। हम पूरे ग्राफ को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, क्वाड का मतलब होता है 4 हिस्से। तो 4 में से एक हिस्सा है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये। ऑर्डर यही रहेगा, ऑर्डर बदलता नहीं है। जब हम पहले कोऑर्डिनेट की बात करते हैं या पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें हमें एक्स और वाई जो मिलता है वो दोनों पॉजिटिव रहता है, बोथ पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है इसमें वाई पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्स जो होता है, एब्सिसा जो होता है, वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों, ऑल एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव एक्स एंड वाई। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें एक्स इज पॉजिटिव जबकि y इज नेगेटिव, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखना है? ताकि आप क्वेश्चन देख के तुरंत बता दो कि भैया किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे मैंने बोला -4 3, तो -4 3 मतलब ये x -4 है और y 3 है। तो अब ये किस में आ सकता है? ऑब्वियसली ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा लिखा जाता है। तो आपने देखा और आपने खट से आंसर कर दिया कि किस क्वाड्रेंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला इज समथिंग विच वी हैव टू रिमेंबर। गाइज आप सबको पता है कि जो x और y एक्सिस है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर है दैट मीन्स वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आपको एक राइट एंगल थ्योरम, या आपको राइट एंगल थ्योरम तो अपने सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम की मैं बात करूं तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप हाइट या डिस्टेंस निकाल सकते हो। यूजुअली क्वेश्चंस में, अक्सर क्वेश्चंस में जो हाइट होती है वो y एक्सिस की तरफ जाती है और जो डिस्टेंस होता है वो x एक्सिस की तरफ जाता है। मोस्टली इन क्वेश्चंस द y एक्सिस गोज विद द हाइट एंड द x एक्सिस गोज विद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एनी सरफेस, लाइक बेसिकली मिरर वगैरह में भी ऐसे होते हैं, ठीक है। अब आप देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया, यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या है 4-0। अब 4-0 मतलब ऑब्वियसली दोनों भी पॉजिटिव, तो ये 4-0 है मतलब x4 है, x4 है, लेकिन y0 है, y0 है मतलब इस पॉइंट पर है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 0-3, अब आपने 0-3 और इसको मिला दिया तो आपको ये डिस्टेंस होगी कितनी? ये डिस्टेंस होगी 4, ये डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक की 3। तो अगर आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो ये अगर मैं इसको ओ ए और सी, ये ओ ए सी ट्राइंगल ओ ए सी या ए ओ सी जो बन रहा है, इसमें ए सी का स्क्वायर विल बी ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, तो दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो दैट इज 9 प्लस 16, सो दैट इज इक्वल टू 25 ए सी का स्क्वायर। सो AC विल बी इक्वल टू 5, तो AC आपका 5 आ जाएगा,
समझ में आ रही है बच्चा वाली बात? बस तो इस तरह से आपको ये निकालना है डिस्टेंस थ्योरम जिसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आप हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी भी कंफ्यूजन होता है अपन को ऐसी चीजों में, तो हमें क्या करना है, समझदारी क्या दिखानी है कि हमें यहाँ से S से लेके Q, एस क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ एस एंड क्यू। और उसमें से अगर मैं इसमें से एस क्यू में से किसको माइनस कर दूं, लेट से एस टी को माइनस कर दूं, एस क्यू माइनस एस टी, तो ऑब्वियसली मुझे क्यू टी आ जाएगा। तो इसके लिए क्यू टी रहेगा, सेम मुझे यहां पर इसके लिए करना है पी टी के लिए। तो ये दोनों आ गए, तो फिर से मैं ये वाली साइड को निकाल सकता हूं, है ना। याद रखना डायगोनल्स को या ट्रांसवर्सल्स को निकालना आपके लिए टफ हो सकता है, इसीलिए जो परपेंडिकुलर्स है उनको पहले निकालो। मतलब जो एक्स और वाई एक्सिस पर दिया है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे जो दिया है उसको पहले कैलकुलेट करो, ना कि आप किसको, हाइपोटेनस को निकालो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस पे एक ग्राफ आप देख सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। देखो एक ट्राइंगल बन रहा है आपके साथ, ये देखो, ये पी क्यू टी एक ट्राइंगल बन रहा है ना। ट्राइंगल पी क्यू टी में क्या होगा, आपके पास ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की है और ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक। ऑब्वियसली आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर सिमिलरली इन दोनों डिस्टेंस को भी जोड़ना पड़ेगा, तब फाइनली आप ये वाली पी क्यू आप आसानी से निकाल पाओगे। समझ में आया? बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? आपको कोशिश यही करना है कि आप पाइथागोरस थ्योरम तक कहानी कैसे भी खींच के लेके जाओ। ठीक है, ठीक है। नाउ गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा डायगोनल्स को निकालने के लिए ही होता है, या ट्राइंगल में हाइपोथेनस को निकालने के लिए ही होता है मोस्टली। तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, x2 माइनस x1, ये x2 और x1 बेसिकली जो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी किसमें, ग्राफ के लिए जो भी क्वाड्रेंट्स मिलेंगे या जो भी कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उनकी वैल्यूज को यहाँ रखना है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाइपोथेनस, सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट p xy फ्रॉम द ओरिजिन o is given by OP is equal to रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब OP जो ओरिजिन पॉइंट से अगर अपन चेक करेंगे तो, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली हाइपोथेनस वाला भाई। ये देखो ना, ये ऐसा हो गया, तो ये है O और ये कोई पॉइंट है P। अगर आप इसको मिलाओगे तो OP इज ऑब्वियसली व्हाट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है ना। तो ऐसा वो बोल रहा है, ये हाइपोथेनस है ना OP, ऐसा। We can also write PQ is equal to root of x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का स्क्वायर। Yes or no? Do the points 3, 2, 2 minus 3 and 2, 3 for a triangle. If so, name the type of triangle formed. अब भैया पहले तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्राफ में इसको पहले अरेंज करो, ठीक है। ग्राफ में क्या करो, अरेंज करो इसको। क्लियर है? जब आप इसको ग्राफ में अरेंज कर लोगे उसके बाद देखो पी क्यू के लिए आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, क्यू आर के लिए और पी आर के लिए। तो देखो 7.07, 7.21, 1.41। सिंस द सम ऑफ टू ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द थर्ड, देयरफॉर पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। क्योंकि ट्राइंगल में कोई भी ट्राइंगल ले लो, आपकी मर्जी, कोई भी ट्राइंगल ले लो, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का सम हमेशा, दो साइड्स बोलो, कोई भी दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स ले लो, दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। सम, दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज में, ट्राइंगल में जो तीन आर्म्स हैं, उन तीन में से दो आर्म्स को अगर आप ऐड कर दो, कोई भी दो आर्म्स, छोटी से छोटे आर्म्स को भी ऐड कर दो, तो ऑब्वियसली उनका सम तीसरे वाले से बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल है तो ये होगा ही, मैंडेटरी चीज है। समझ में आई बात? अच्छा देखो एग्जांपल 2, सो दैट द पॉइंट्स 1, 7, 4, 2, -1, 4, -4, 4 आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर।
ठीक है, आपने पहले वैल्यू निकाल दी, ठीक है, चारों की, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है, देखो सभी की वैल्यू सेम आ रही है, और फिर आपने डायगोनल्स ए सी और बी डी की वैल्यू भी निकाल दी। तो जो चार आर्म्स होते हैं, स्क्वायर की खास बात ही क्या होती है कि स्क्वायर के जो चारों आर्म्स होते हैं वो चारों आर्म्स सेम होते हैं, सभी का आर्म्स एक जैसा होता है, और दोनों के डायगोनल भी एक जैसे होते हैं, है ना। तो देखो डायगोनल्स भी सेम आ गए और आर्म्स भी सेम आ गए बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सुनो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाया और आपका आंसर आ गया। क्लियर है? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। देखो अल्टरनेटिवली यू कैन सॉल्व इट बाय मेकिंग ऑल द पिक्चर्स, आप इसको ड्रॉ करके भी बना सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ड्रॉ करके भी बना सकते हो। वी कैन फाइंड द फोर साइड्स एंड द डायगोनल से AC एंड सो अबव। Here AD plus DC is equal to 34 plus 34, that is 68, which is equal to AC का square. Therefore, the converse of Pythagoras theorem, angle D is 90 degree. A quadrilateral will also have four angles 90 degree. आप alternatively prove कर सकते हो, but ऊपर वाला ज़्यादा सही था. It is more easy and convenient for you. ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 4 मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल 3 स्किप किया. इट इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन आवर क्वेश्चन एग्जाम्पल 2. तो हम एग्जाम्पल 3 पे अभी आ गए हैं. एग्जाम्पल 3 पे देखो, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 7135. लेट p x y बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट a 71 b 35, है ना. अभी क्या है, उसने बोला है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 1 3 एंड 5. क्लियर? तो पी एक्स वाई बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 7 1, और ये ठीक है बोल दिया उसने. तो ए पी इज इक्वल टू बी पी. इक्वी डिस्टेंट मतलब ए और बी दोनों की डिस्टेंस पी से सेम होगी. तो अगर ए पी बी पी के बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा. डन. तो बस ए पी की जगह x माइनस 7 रख दो, बी पी की ये x माइनस 7 y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 y माइनस 5. ये पूरा ए पी के लिए हो गया. ठीक है, जब आप ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा. ठीक है, शायद यहाँ पे ड्रॉ भी मिल जाएगा आपको. हाँ ये रहा, यू कैन इजिली चेक हियर. ठीक है, सिमिलरली x माइनस 3 y माइनस 5 ये वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. समझ में? क्लियर है बच्चों बाड़ी? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. चलिए, तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6 5. इक्विडिस्टेंट पॉइंट वो कहते हैं जहां से दोनों के लिए इक्वल चीजें रहे. तो इक्विडिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, दोनों के लिए इक्वल रहता है. जो x के लिए भी सेम रहेगा और y के लिए भी सेम रहेगा, दोनों डिस्टेंस के लिए, है ना. तो ये सेम ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया. सो गाइज वी आर इन एक्सरसाइज 7.1. हम एक्सरसाइज 7.1 पे आ चुके हैं. ठीक है, हम 7.1 पे आ चुके हैं. चलिए शुरू करते हैं. सो गाइज पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. जस्ट हैव अ लुक बच्चों. पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2 3 4 1, फिर है -5 7, फिर है 1 3, फिर ए बी माइनस ए एंड माइनस बी. अब ये हमने डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया. भैया डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा है. ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और फिर y1 माइनस y2 का स्क्वायर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो x2 क्या है, ये है, दिस इज x2, तो x2 माइनस x1. ठीक है, और ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर. वैल्यूज रख दिया, आंसर आ गया 2√2. आई नो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. सेम तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो. देखो पहले आपको x2 माइनस x1 करना है, फिर y2 माइनस y1 करना है. ठीक है, सेम तरीके से आप इसे सॉल्व कर लो. फिर से सेम x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1 सॉल्व किया, ये आंसर निकल के आ गया. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, द क्वेश्चन विच आर वेरी इजी आपको दिखाए जा रहे हैं सोल्यूशन के साथ. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द की लैब. ओके गाइज, लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 36 15. Also find the distance between town A and B if
टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। ऑब्वियसली ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 36 15 वी गेट d इज इक्वल टू 36 माइनस 0, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने 0 से शुरू करे ना। ये देखो, अरे बाबा ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 y1 और ये x2 और ये y2 है ना। तो वही किया इन्होंने, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 39 यूनिट्स। तो टाउन बी इज लोकेटेड एट 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ। ये तो ऑब्वियसली एज पर क्वेश्चन है। सो द लोकेशन ऑफ टाउन ए एंड बी कैन बी शोन एज लाइक दिस, है ना। पहले आप नॉर्थ में गए, पहले आप ईस्ट में गए, देखो ये ईस्ट में गए आप यहां से लेके यहां तक ईस्ट में आ गए, फिर आप नॉर्थ में चले गए, तो एक बन गया ये। क्लियरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 0 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 36 एंड 15। जो बी के कोऑर्डिनेट्स है, ए के कोऑर्डिनेट्स तो यही हैं 0 0 हैं, बी के कितने हैं 36 एंड 15। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज ऑब्वियसली 39 यूनिट्स हमने पहले निकाल लिया था, 39 किलोमीटर्स, क्योंकि पर यूनिट हमने 1 किलोमीटर के हिसाब से लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 -11 आर कोलिनियर। ठीक है, तो ए क्या है 1 5, बी क्या है 2 3 एंड सी इज इक्वल टू -2 एंड -11। So by using the distance formula we get what AB से सबके लिए वही करना। देखो बेटा, AB के लिए लोगे तो A और B के कोऑर्डिनेट्स लेना, ठीक है, घबराओ मत। BC के लिए लोगे तो B और C के कोऑर्डिनेट्स लेना, ठीक है। फिर CA के लिए लोगे तो फिर A और C के कोऑर्डिनेट्स लेना। ये A तो हमेशा आपका x1 ही रहने वाला है, दिस वन विल बी x1। जो पहला लेटर होता है वो हमेशा x वाले के साथ जाता है, तो A की जो भी वैल्यूज रहेगी अगर B से कंपेयर करो तो B का वैल्यू इसके लिए x2 कहलाएगा। अगर B को C के साथ कंपेयर करोगे तो B का वैल्यू x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव ऑर्डर्स होता है, इसमें कोई आप कुछ कर नहीं सकते। बस तो फॉर्मूला लगाया, आपको AB, BC और CA की वैल्यूज आ गई, ठीक है। आप देखो AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC, BC प्लस AC नॉट इक्वल टू AB and obviously AC is not equal to BC. Therefore the point AB and C are not collinear, क्योंकि कोलिनियर के लिए हर पॉइंट सेम होना चाहिए, सब डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, है ना। ये कोलिनियर नहीं है। और ऑब्वियसली देखो कोलिनियर क्यों नहीं है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है ना यार। देखो अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब आइदर इट इज ऑब्वियसली ट्राइंगल, आइदर क्या इट इज डेफिनेटली ट्राइंगल, और ट्राइंगल कभी कोलिनियर नहीं होता। आज ही मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर होने की सबसे बड़ी शर्त यही है, या ट्राइंगल होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि दो आर्म्स का सम तीसरे आर्म्स के बराबर बड़ा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चा पार्टी, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसके दो आर्म्स एक जैसे होते हैं, तो दो आर्म सेम होते हैं तो दो एंगल भी सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट ए के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, बी के ये हो गए, सी के ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। दिस इज एज पर क्वेश्चन, हमने कुछ नहीं किया। अब हमने क्या किया, ए बी बी सी सी ए तीनों की वैल्यू निकाल दी। अब देखो ए बी और बी सी दोनों सेम आ गए तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर दो आर्म सेम आ गए मतलब भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे अपन, दो आर्म्स को निकालो सीधे खट से, अगर दोनों आर्म सेम आ गए तो वेल एंड गुड। In a classroom, 4 friends are seated at a point A. This value B 67, C 94 and D 61. Champa Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is करेक्ट। तो अब देखो क्या हुआ, हमें ये बताना है कि चंपा चमेली सही है कि गलत है। आ जाओ हो जाए। तो वी हैव 3 4 B 67 C 94 D 61। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, देखो सभी की वैल्यू सेम आ गई, ए बी बी सी सी डी सभी के लिए वही सेम तरीके से अपन कर रहे हैं। तो ऑल 4 साइड्स आर इक्वल,
ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, नाउ वी विल चेक द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो ऑब्वियसली ये हो गया स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ऐसा होता है डायगोनल सेम हो चारों आर्म सेम हो, तो ये एक स्क्वायर है। सो हेंस प्रूव्ड। हमने ऐसा क्वेश्चन आज ही फॉर्चुनेटली किया है, किसके साथ, एग्जांपल्स के साथ किया आपने सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। -1 -2 1 0 -1 2 -3 0 -3 5 3 1 0 3 -1 -4 4 5 7 6 4 3 1 2। तो लेट ए बी सी डी से, देखो ये सब आपको वैल्यूज दी हुई है ना, इसमें कुछ करना नहीं है। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला यू विल फाइंड ए बी बी सी सी डी डी ए। वी गेट जस्ट ये डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और उसका पूरे का रूट कर दो, तो वही सेम फॉर्मूला फिर से लगाया अपन ने। देखो सभी की वैल्यू सेम आ गई है ना, ठीक है। अब उसके हमने डायगोनल्स भी निकाले, डायगोनल्स भी सेम आ गए, तो डायगोनल सेम है और आर्म सेम है। डायगोनल्स का मतलब AC। कैसे पता चला डायगोनल्स? अरे भाई कोई भी आप शेप बनाओ क्वाड्रिलेटरल का, तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AC निकालोगे तो डायगोनल कहलाएगा ना, डायगोनल कहलाएगा। तो इसलिए AC निकाला डायगोनल, BD का निकाला तो ये भी डायगोनल, और दोनों सेम आ गए, तो ये सब सेम आ गए, तो ये स्क्वायर है। समझ में? नाउ लेट अनदर वैल्यू, दूसरी वैल्यूज है, इससे भी आप निकाल के देखो। अब देखो इसमें चारों आर्म्स अलग अलग आ रहे हैं, कोई भी आर्म सेम नहीं है। सो वी कैन नॉट फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन द साइड्स, कोई भी साइड सेम नहीं है ना। तो वी कैन नॉट गिव एनी नेम टू द क्वाड्रिलेटर, तो हम कोई नाम दे नहीं सकते इस क्वाड्रिलेटर को, कुछ भी हो सकता है, रैंडम हो, कुछ भी हो सकता है ना। और आप बोलो सर इसमें आपने डायगोनल क्यों नहीं निकाला? अरे जरूरत ही नहीं है, चारों सेम ही नहीं है साइड्स, तो डायगोनल वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेट A इज इक्वल टू 4 5, B इज इक्वल टू 7 6, C इज इक्वल टू 4 3, D इज इक्वल टू 1 2। फिर से A B B C C D D A निकाल दो, ठीक है। अब इनमें भी कोई अच्छा दो आर्म सेम आ गए, वाह। अब ये दो आर्म सेम आ गए तो बात कुछ बन सकती है ना। तो क्योंकि दो आर्म सेम आ गए इसलिए हम कहाँ गए भैया, डायगोनल्स के पास गए। तो डायगोनल्स क्या अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तो हमें क्या पता चला कि ये डायगोनल्स ABCD आर नॉट इक्वल, सो we can say that ABCD is not a rectangle, therefore it is a parallelogram। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या हो सकता है कि दो आर्म्स सेम हो जाएं लेकिन चारों आर्म सेम ना हो, तो इट्स अ पैरेललोग्राम कि डायगोनल भी सेम नहीं है और चारों आर्म्स भी सेम नहीं है, दो आर्म्स कोई भी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट from 2 5 and -2 9. Let the point be x0 on the x-axis which is equidistant 2 5 -2 9. Using the distance formula and according to the given condition we have x -2 square plus 0, मतलब x2 - x1। वही वाला फंडा लगाया यार, आप इसको पहले क्लासीफाई कर लेना। ये x1 है आपका, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, बस समझ में। तो आपको वही फॉर्मूला आपने लगाया, जस्ट ऑल आपने वैल्यू रख दी और ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपके ये आंसर आया, इसी से आपने इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू निकाला तो देखो, देयरफॉर द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9 इज -7 0। x की वैल्यू -7 आ गई, y की वैल्यू कुछ आई नहीं, तो मतलब वही -7 0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, जस्ट अगेन हैव अ लुक। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P इज 2 -3, Q इज इक्वल टू 10, y इज 10 यूनिट्स। अब इन्होंने 10 यूनिट्स खुद ही बोल दिया, ठीक है। तो मतलब आंसर जो है वो 10 यूनिट्स है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले का जो आंसर है वो 10 यूनिट्स है। तो बस आपने इसको सॉल्व कर दिया, जो ये y है ना, y को बस यहाँ रख दो, डिस्टेंस फॉर्मूले में y को y रख दो, तो आपने पूरा सॉल्व किया। तो आपको y की वैल्यू कितनी आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके y की वैल्यू 2 आ गई, 3 एंड -9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने तक का समझा रहा हूं, उसके बाद का आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ q इज इक्वल टू 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5 -3 r x6, find the values of x, also find the distance q r and p r।
इट इज गिवन दैट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी आर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है क्योंकि दोनों सेम है, तो डायरेक्ट दोनों को वैल्यू रख दो पी आर की, क्योंकि पी और आर की वैल्यू दी है। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू, ये हो गया, दोनों की वैल्यू रखा, ये आ गया। एक्स की वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो एक्स इज इक्वल टू 4 + 4 एंड -4, ठीक है। यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड क्यू आर वी गेट x इज इक्वल टू 4, क्यू आर इज इक्वल टू √4 - 0 का स्क्वायर एंड 6 - 1 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू √41। समझ में? देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू √41। डन। तो ऐसे ही यूजिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 PR, तो हमने PR की जगह अपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया कितना, √82। यूजिंग द वैल्यू ऑफ x फॉर -4 PR, इसको सॉल्व किया तो अगेन -4 PR में मतलब यही आपको जो वैल्यू दी है, तो कितना आ गया 9√2। तो देयरफॉर क्यू आर के लिए √41, PR के लिए 82 एंड 9√2। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x and y is equidistant from point 36 and -34. It is given that x, y is equidistant from 36 and -34. Using the distance formula, we can write √x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x ब्रैकेट -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। स्क्वायरिंग क्यों करते, देखो रूट का स्क्वायर कर दोगे ना तो रूट हट जाता है, इसलिए स्क्वायरिंग का शब्द बार बार आ रहा है, कंफ्यूज मत होना। बस इसको इजी या सिंप्लीफाई कर दिया, ये इक्वेशन बना लिया और वैल्यूज रख दिए। समझ में आया? डन गाइज। सो आपका एक्सरसाइज 7.1 इज ओवर बच्चा पार्टी, इट इज ओवर 7.1। हम अगले लेक्चर में और कुछ डिस्कस करेंगे और अगली एक्सरसाइज भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई बिलीव आपको समझ में आया हो। अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। बाय गाइज, बाय।